हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम यूनिट फर्स्ट के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं परीक्षा की दृष्टि से भी। तो चलो देखते हैं एक एक करके। पुष्प के किस भाग में गुणसूत्रों की संख्या त्रिगुणित होती है? तो पुष्प का वो भाग बताना है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है, त्रिगुणित हो जाती है, यानी 3n हो जाती है। तो पुष्प का वो भाग जो है प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका है। प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका। तो प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका कौन होती है और कैसे बनती है, मैं चित्र के माध्यम से आप लोगों को बता देता हूँ। ये चित्र बन गया। ये बीजांड का चित्र है और इस बीजांड के चित्र में जो है ये फ्यूनिकल कहलाता है, ये माइक्रोपाइल कहलाता है। ये जो है दो छोटी कोशिकाएं हैं, इनको जो है सिनर्जिड कहते हैं या साथी कोशिकाएं भी कहते हैं इनको। ये बीच में एक बड़ी कोशिका बना रखी है, ये जो है मादा युग्मक है या एग सेल भी कहते हैं इसको। ये दो न्यूक्लियस हैं और इन्होंने मिलके जो है क्या बनाया, सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाया। पहले ये जो है ध्रुवों पे थे, एक इधर था एक इधर था, तो फिर ये जो है फ्यूज हो गए और इन्होंने एक संरचना बना दी। ठीक है, इसको जो है सेकेंडरी न्यूक्लियस बोलते हैं। और तीन कोशिकाएं यहाँ पे भी हैं, एक दो तीन, तीन कोशिकाएं हैं। इनको एंटीपोडल सेल भी कहते हैं और प्रतिमुखी कोशिका भी कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास जो है वो इसी से संबंधित है कि पुष्प के किस भाग में गुणसूत्रों की संख्या त्रिगुणित होती है। यहाँ उत्तर लिखा है प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका। तो प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका इसमें कहीं नहीं दिख रही है हमको। ठीक है बच्चों, होता क्या है कि दो नर युग्मक आते हैं और वो जो है माइक्रोपाइल से अंदर जाते हैं और एक नर युग्मक जो है मादा युग्मक यानी एग सेल से संलयित होके क्या बनाता है, जाइगोट बनाता है। और जो दूसरा नर युग्मक होता है वो किससे मिल जाता है, वो सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज कर जाता है, यहाँ पे मिल जाता है किससे, सेकेंडरी न्यूक्लियस से। तो सेकेंडरी न्यूक्लियस जो है इस तरीके से उसके पास जो है कितने केंद्रकों के, एक दो तीन या तीन सेल हो गई उसके पास, तीन सेलों से मिलके बना हुआ है। और प्रत्येक सेल के पास जो है एन और एन क्रोमोजोम है, यानी ये तीनों क्या हैं, हैप्लॉइड है। तो n प्लस n बराबर 3n। 3n का मतलब हो गया कि त्रिगुणित। ठीक है ना, यानी 3 गुना गुणसूत्र हो गए इनके पास। माना ये जो है वो पौधा है जिसके पास जो है गुणसूत्रों की संख्या माना टोटल 2n बराबर क्या है, 8 है। ठीक है, तो इसकी एक सेल में कितने हो गए, इसका आया था 4 हो गए, इसमें भी कितने हो गए, 4 हो गए, इसमें भी कितने हो गए, 4 हो गए। तो 4 धन 4 धन 4 इक्वल टू 12। तो इस वाली जो संरचना बनी, इस संरचना में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी, 12 हो गई। जबकि इस पौधे में कितने गुणसूत्र थे, 8 गुणसूत्र थे। तो ये क्या हो गया, इसको क्या कहेंगे, 3n कहेंगे। और ये जो संरचना बनती है इसको जो
क्या कहते हैं, प्राथमिक भ्रूणपोष कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, प्राथमिक भ्रूणपोष। तो जो प्राथमिक भ्रूणपोष होता है उसके पास जो है त्रिगुणित गुणसूत्र होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, बिना निषेचन के विकसित होने वाले फल क्या कहलाते हैं। तो वैसे तो निषेचन होना चाहिए और निषेचन के बाद जो है फल उत्पन्न होते हैं, लेकिन कुछ पौधों में बिना निषेचन के ही फल उत्पन्न हो जाते हैं। उन फलों को क्या कहते हैं, अनिषेक जनित फल कहते हैं। जैसे तुमने देखा होगा, तुमने बनाना खाया होगा या अंगूर खाए होंगे, उनमें बीज नहीं होते हैं। तो वो बीज क्यों नहीं है, बीज इसलिए नहीं है कि वे फल जो है बिना निषेचन के ही उत्पन्न किए गए हैं। ठीक है ना। मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है। मुकुलन द्वारा जनन जो है हाइड्रा में होता है। मुकुलन जो है अलैंगिक जनन की विधि है। और हाइड्रा में जो है, जो मेन हाइड्रा होता है, उसमें जो है मुकुल निकलते हैं। क्या निकलते हैं, मुकुल निकलते हैं। इस तरीके से मुकुल यानी बड निकलती है। और ये बड जब यंग स्टेज में आ जाती है तो ये अपने यहाँ से अलग हो जाती है और नया हाइड्रा बना देती है। तो इस विधि को क्या कहते हैं, मुकुलन कहते हैं। और मुकुलन क्या है, अलैंगिक जनन की विधि है। तो मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है, हाइड्रा में होता है। आवृत्तिबीजी या पुष्पीय पौधों में किसका उत्तर है, द्विनिषेचन क्रिया किन पादपों में होती है। द्विनिषेचन की क्रिया किन पादपों में होती है। द्विनिषेचन की क्रिया जो है आवृत्तिबीजी या पुष्पीय पौधों में होती है। तुमने आवृत्तिबीजी और अनावृत्तिबीजी दो प्रकार के पौधे पढ़े होंगे। आवृत्तिबीजी पौधे वे पौधे होते हैं जिनमें पुष्प होता है और जिनके बीज जो है फल भित्ति के अंदर क्या रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। तो उनमें जो है द्विनिषेचन की क्रिया होती है। तो द्विनिषेचन किसे कहते हैं ये समझा देता हूँ यहाँ पे। जैसे कि मैंने अभी बताया था तुमको कि दो नर युग्मक बनते हैं। तुमने जो है फ्लावर की संरचना पढ़ी होगी। फ्लावर की संरचना में तुमने जो है ये स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, जो कि क्या है, मादा अंग है, पुष्प का मादा अंग है। और इसके अंदर जो है अंडाशय होता है और ये संरचना होती है सेकेंडरी न्यूक्लियस। ये यही संरचना है जो यहाँ इसके अंदर बना रखी है। इसके बाहर जो है क्या होता है, पूरा बीजांड होता है। ठीक है ना, बीजांड होता है। तो जो परागकण है, परागकण कहाँ पे आते हैं, इस पोर्शन पे आते हैं जिसको क्या कहते हैं, वर्तिका कहते हैं। वर्तिका पे परागकण आते हैं, यहाँ पे इनका अंकुरण होता है और परागनली बनती है। क्या बनती है, परागनली। और ये परागनली जो है वर्तिकाग्र से होते हुए कहाँ जाती है, ये माइक्रोपाइल हो गया, माइक्रोपाइल से होते हुए अंडाशय में जाता है। और इसमें जो है एक बार में कितने नर युग्मक आते हैं, दो नर युग्मक आते हैं। ठीक है, और दो नर युग्मक आते हैं तो वो दोनों जो है यहाँ फ्यूजन करते हैं। तो बड़े चित्र में देखते हैं कि दोनों नर युग्मक आए। पहला नर युग्मक जो है मादा युग्मक से संलयित होता है, जिसको क्या कहते हैं, पहला निषेचन कहते हैं। और यहाँ पे क्या बन जाता है, जाइगोट या युग्मनज बन जाता है। जो दूसरा नर युग्मक है, दूसरा नर युग्मक जो है सेकेंडरी जो न्यूक्लियस है उससे मिल जाता है, जो कि किसका निर्माण करते हैं, भ्रूणपोष का निर्माण करते हैं। तो तुम देख रहे होंगे कि एक ही बार में दो निषेचन हो रहे हैं। एक नर युग्मक अंड को निषेचित कर रहा है, जबकि दूसरा नर युग्मक जो है सेकेंडरी न्यूक्लियस को निषेचित कर रहा है। तो इसको कहते हैं क्या, द्विनिषेचन की क्रिया। और ये केवल जो है फ्लावरिंग प्लांट या आवृत्तिबीजी पौधों में ही संपन्न होता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, मटर के पौधे की वर्धीय कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 16 है, तो उसकी प्रतिमुख कोशिका यानी एंटीपोडल सेल में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी। तो क्वेश्चन के अनुसार जो है मटर का पौधा है और मटर के पौधे में कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, 16 है। और इसके इस पौधे के जो एंटीपोडल सेल है, एंटीपोडल सेल में
कुल गुणसूत्रों की संख्या पूछी गई है। तो मटर का पौधे का माना ये बीजांड है, ये अंडाशय है, उसके अंदर जो कोशिकाएं हैं उनमें ये 3 कोशिकाएं हैं जो प्रतिमुखी कोशिकाएं या एंटीपोडल सेल कहलाती हैं। मैं सारी कोशिकाओं के बारे में बता देता हूँ कि किस में कितने गुणसूत्र होते हैं। ये एग सेल है यानी मादा युग्मक है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या n होती है, n यानी हैप्लॉइड। सिनर्जिड है 2, इनमें भी गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, n यानी हैप्लॉइड होती है। यहाँ पे सेकेंडरी न्यूक्लियस है, तो सेकेंडरी न्यूक्लियस किससे बना, 2 प्राइमरी न्यूक्लियसों से बना, 2 न्यूक्लियस हैं अलग अलग। तो प्रत्येक में क्या है, प्रत्येक में n क्रोमोजोम है, n इसमें है, n इसमें है, तो सेकेंडरी न्यूक्लियस में क्या होगे, 2n होगे। ठीक है। अच्छा, ये एंटीपोडल सेल हैं, 3 एंटीपोडल सेल हैं यानी प्रतिमुखी कोशिकाएं हैं, इनमें भी क्रोमोजोम क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं यानी n होते हैं। ठीक, ये याद रखना। और जब जो है निषेचन हो जाता है तो दूसरा नर युग्मक भी सेकेंडरी न्यूक्लियस से मिल जाता है, तो ये संरचना बन जाती है, तब क्या, प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका हो गई है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 3n हो जाती है। प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका कहलाती है ये, तब ये सेकेंडरी न्यूक्लियस नहीं कहलाता है बल्कि प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका कहलाती है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या 3n हो जाती है। ठीक है, इस पे क्वेश्चन बनता है, बार बार पूछा जाता है, इसलिए इनके क्रोमोजोम नंबर तुमको पता होने चाहिए। तो क्वेश्चन था हमारे पास, मटर के पौधे में कुल गुणसूत्रों की संख्या 16 है, तो उसकी प्रतिमुख कोशिका यानी एंटीपोडल सेल में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे जो है टोटल गुणसूत्र कितने, 16 है। एंटीपोडल में जो एंटीपोडल सेल है अभी बताया था, उसमें क्रोमोजोम क्या होते हैं, n होते हैं। तो यानी जब 2n = 16 हो गया तो n = 16/2, n = 8, ये 8 हो गया। तो यानी एंटीपोडल कोशिका में कितने क्रोमोजोम होंगे, कितने गुणसूत्र होंगे, 8 गुणसूत्र होंगे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। सेब कैसा फल है, सेब जो है आभासी या कूट फल है। तो आभासी फल या कूट फल किसे कहते हैं, ये मैं तुमको बता देता हूँ कि जो फल होते हैं, फल किससे बनते हैं, फल बनते हैं अंडाशय से, यानी ओवरी से बनते हैं। फल किससे बनते हैं, ओवरी से बनते हैं। लेकिन कुछ फल ऐसे होते हैं जो ओवरी यानी अंडाशय के अलावा पुष्प के किसी अन्य भाग से बन जाते हैं, ओवरी से नहीं बनते हैं। कुछ फल ही ऐसे होते हैं जो ओवरी के अलावा जो है पुष्प के किसी अन्य भाग से बन जाते हैं। ऐसे फलों को आभासी फल या कूट फल या असत्य फल कहते हैं। क्या कहते हैं, आभासी कहते हैं या कूट फल कहते हैं, या उनको क्या कहते हैं, असत्य फल कहते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है सेब कैसा फल है, सेब जो है आभासी या कूट फल है। तो कहने का मतलब सेब जो है किससे नहीं बना, अंडाशय से नहीं बना बल्कि पुष्प के अन्य भागों से बना, इसलिए उसको क्या कहते हैं, आभासी फल या कूट फल या असत्य फल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुष्प का कौन सा भाग फल में बदलता है। तो ये मैं आंसर बता दिया है तुमको कि मोस्टली जो है अंडाशय से ही क्या बनता है, फल बनता है। शुक्राणु के अंडाणु में प्रवेश में सहायक एंजाइम का क्या नाम है। ये क्वेश्चन पहले भी बताया था कि जब शुक्राणु जो है अंडाणु में प्रवेश करता है तो कौन सा एंजाइम जो है सहायक होता है उसमें। तो ये माना अंडाणु है और शुक्राणु आया, और शुक्राणु का केवल जो है इतना भाग यानी न्यूक्लियस वाला भाग जो है इसके अंदर जाता है, बाकी बाहर ही रह जाता है। तो इस दीवार को भेदने का काम कौन करता है, कैसे ये दीवार जो है डिजोल्व होती है। यहाँ पे एक्रोसोम होता है, शुक्राणु के अग्रभाग भाग में एक्रोसोम होता है और वहाँ से एक एंजाइम का स्राव होता है जिसको हाइल्यूनिरेडेज कहते हैं। वो हाइल्यूनिरेडेज क्या करता है, इस दीवार को डिजोल्व कर देता है ताकि ये आसानी से इसके अंदर प्रवेश करे और निषेचन की क्रिया पूर्ण हो जाए। तो इसका आंसर हो गया हाइल्यूनिरेडेज एंजाइम। समरूप जुड़वा बच्चे कब पैदा होते हैं, समरूप जुड़वा बच्चे
तब पैदा होते हैं जब निषेचन के बाद जो है, निषेचन के बाद जो अंड होता है वो जो है 2 कोरक खंडों में विभक्त हो जाता है। मतलब उसके 2 भाग हो जाते हैं और दोनों भाग जो हैं अलग अलग भ्रूण बना के डेवलप होते हैं। जो जुड़वा बच्चे होते हैं, जुड़वा बच्चे 2 प्रकार के होते हैं। एक तो बिल्कुल सेम होते हैं जिनकी शक्ल सूरत जो है बिल्कुल समान होती है, और एक ऐसे बच्चे होते हैं जो जुड़वा तो होते हैं लेकिन उनकी शक्ल सूरत क्या नहीं होती है, समान नहीं होती है। तो दोनों में अंतर है। दोनों कैसे बनते हैं ये देख लेते हैं। ये फैलोपियन नलिका हो गई, ये जो है अंडाशय हो गए, और ये क्या हो गया, गर्भाशय हो गया। जैसे कि तुमको पता है कि एक बार में एक अंड का उत्सर्जन होता है जिसको क्या कहते हैं, अंडोत्सर्ग कहते हैं। ये अंडोत्सर्ग होके जो है फिमरी में जाता है। फिमरी के बाद जो है यहाँ पे क्या करेगा, वो फैलोपियन नलिका में यहाँ पे जो है निषेचन होगा उसका। ठीक है, एक बार में एक ही अंड का क्या होता है, अंडोत्सर्ग होता है। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, दोनों अंडाशयों से एक ही बार में जो है अंड का अंडोत्सर्ग होता है और वो फैलोपियन नलिका में पहुंच जाते हैं। शुक्राणु जो है असंख्य होते हैं। एक शुक्राणु ने इसको निषेचित कर दिया और दूसरे शुक्राणु ने इसको निषेचित कर दिया, तो एक बार में क्या होगी, 2 भ्रूणों का निर्माण हो रहा है, दोनों का डेवलपमेंट होता है। इस प्रकार के जुड़वा बच्चे जो हैं क्या होते हैं, एक जैसे नहीं होते हैं। ये जो है मेल और फीमेल भी हो सकते हैं, ये फीमेल भी हो सकते हैं, ये मेल भी हो सकते हैं। ठीक है ना। एक प्रकार तो ये हो गया जुड़वा बच्चा कैसे पैदा होते हैं। दूसरा प्रकार ये है कि एक ही अंड था, उसका निषेचन हुआ, जाइगोट बना, जाइगोट के बाद जो है ब्लास्टुला बन गया। ठीक है, ब्लास्टुला बनने के बाद जो है वो 2 भागों में विभक्त हो गया। कितने भागों में विभक्त हो गया, 2 भागों में विभक्त हो गया। और दोनों भाग जो हैं क्या अलग अलग भ्रूण बनाते हैं और उनका डेवलपमेंट होता है। ऐसे बच्चे जो हैं समरूप बच्चे कहलाते हैं, यानी इनकी शक्ल सूरत बिल्कुल समान होती है। और दूसरी बात, या ये जो हैं या तो नर ही होंगे या मादा ही होंगे। इनमें ऐसा नहीं होगा कि एक नर होगा और एक मादा होगी। ठीक है ना। नर मनुष्य से स्रावित होने वाला लिंग हार्मोन कौन है? नर मनुष्य से स्रावित होने वाला लिंग हार्मोन जो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है। इसको जो है पुंजन भी कहते हैं, तुम्हारी किताब में एंड्रोजन भी लिखा है। तो एक ही बात है, एकमात्र हार्मोन है ये, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन या पुंजन या एंड्रोजन। मादा लिंग हार्मोन कौन कौन से हैं? मादा लिंग हार्मोन जो है प्रोजेस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है, रिलैक्सिन है। ठीक है। मनुष्य की गर्भावधि कितने दिनों की होती है? मनुष्य की गर्भावधि जो है 280 दिनों की होती है, यानी निषेचन से लेके प्रसव तक कितने दिन होते हैं? 280 दिन होते हैं। एक्रोसोम कहाँ उपस्थित होता है? जैसे अभी बताया तुमको कि एक्रोसोम जो है शुक्राणु के अग्रभाग में उपस्थित होता है, और इसका क्या काम है, ये जो है एंजाइम का स्राव करता है, जिसको क्या कहते हैं, हाइलोन्यूरोडेज कहते हैं, जो निषेचन की क्रिया में क्या होता है, सहायक होता है। निषेचन से प्रसव तक की अवधि क्या कहलाती है? इसको जो है गर्भावधि कहते हैं। निषेचन से प्रसव तक की अवधि क्या कहलाती है? गर्भावधि। कौन सा तरल भ्रूण को सुरक्षित रखता है? जो गर्भाशय होता है यानी यूट्रस होता है। यूट्रस में एक लिक्विड होता है जिसको एमनियोटिक लिक्विड कहते हैं, एमनियोटिक द्रव कहते हैं। एमनियोटिक द्रव जो है क्या करता है, भ्रूण को सुरक्षित रखता है। शटोली कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? जैसे कि तुमको पता है कि शटोली कोशिकाएं जो है टेस्टिस यानी वृषण में पाई जाती हैं, और इनका क्या कार्य है? इनका कार्य है
शुक्राणुओं को क्या देना, पोषण देना। अगला क्वेश्चन है कार्पस ल्यूटियम से स्रावित होने वाला हार्मोन बताओ। कार्पस ल्यूटियम जो है कहाँ बनती है, अंडाशय में बनती है। और अंडाशय में कब बनती है, जब अंडोत्सर्ग हो जाता है। अंडोत्सर्ग के बाद जो है कार्पस ल्यूटियम बनती है। और कार्पस ल्यूटियम जो है अस्थायी होती है। हर बार जब भी जो है अंडोत्सर्ग होता है तो कार्पस ल्यूटियम बनती है। और अगर अंड का जो है निषेचन नहीं होता है तो कार्पस ल्यूटियम क्या हो जाती है, डिजॉल्व हो जाती है या नष्ट हो जाती है। तो कार्पस ल्यूटियम से स्रावित होने वाला हार्मोन कौन सा है, प्रोजेस्टेरॉन है। कौन सा हार्मोन है, प्रोजेस्टेरॉन। कोलोस्ट्रम किसे कहते हैं, कोलोस्ट्रम क्या चीज हुई, तो कोलोस्ट्रम जो है शिशु जन्म के बाद माँ के स्तन से निकलने वाला प्रथम दूध जो है कोलोस्ट्रम कहलाता है। यह पीले रंग का होता है और इसमें जो है ग्लोबुलिन नामक प्रोटीन की अधिकता के साथ साथ जो है एंटीबॉडीज पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, एंटीबॉडीज पाई जाती हैं जो शिशु को रोगों से बचाता है। तो कोलोस्ट्रम को जो है प्रथम स्तन्य भी कहते हैं। और ये जो है जब शिशु का जन्म होता है तो शुरू में जो है जो दूध बनता है वो जो है हल्के पीले रंग का होता है, क्योंकि उसमें जो है ग्लोबुलिन नामक प्रोटीन की अधिकता होती है। साथ ही साथ इसमें एंटीबॉडीज भी काफ़ी अधिक मात्रा में पाई जाती है। और जैसे तुमको पता है एंटीबॉडीज क्या करती है, हमको जो है रोगों से मुक्त रखती है। तो बच्चे के लिए जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि बच्चे के ये जो है रोगों से बचाता है।